नमस्कार मित्रों, मैं बालेन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना टॉपिक है बजट, और बजट के अंतर्गत सरकार के आय व्यय को सम्मिलित किया जाता है। अब यदि हम बात करें बजट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, बजट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो बजट की जो उत्पत्ति हुई है वह फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुई है। बजट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुई। बजट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुई है। बुजेट शब्द से हुई। बजट की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुई, और इस बुजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, यानी कि लेदर बैग। अब आगे बात करें तो बजट की जो प्रस्तुति की जाती है वह संविधान के अनुच्छेद 112 से की जाती है, या ये कहें कि बजट की प्रस्तुति संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत की जाती है। क्या? बजट की प्रस्तुति संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत की जाती है। बजट की प्रस्तुति संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत की जाती है, और अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? अनुच्छेद 112 में बजट के लिए अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? अनुच्छेद 112 में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, और बजट शब्द का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। यानी बजट शब्द का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलता है। क्या? बजट शब्द का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। बजट शब्द का जिक्र संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, यानी बजट का प्रयोग संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। अब यदि हम बात करें तो जो बजट होता है, बजट में दो चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पहला, जो रुपया आता है वह कहाँ से आता है, और दूसरा, जो रुपया जाता है वह कहाँ जाता है। बजट में दो चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पहला, रुपया आता है यानी कि रूपी कम्स फ्रॉम, और दूसरा रुपया जाता है।
रुपया जाता है, यानी कि रूपी गोज टू, रूपी गोज टू। क्या जो बजट होता है, बजट में दो चीजें सम्मिलित की जाती हैं। पहला, जो पैसा आता है, जो रुपया आता है, वह किस माध्यम से आता है, कहाँ से आता है, कितना आता है, और इसके साथ साथ जो रुपया है वह कहाँ जाता है, यानी कि उसको खर्च कहाँ पर किया जाता है। ये दो चीजें क्या होती हैं, बजट के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। तो जो सरकार के पास रुपया आता है वह कई सेक्टरों से आता है। सरकार के पास रुपया कई विभागों से आता है, या ये कहें कि कई स्रोतों से आता है। जैसे मान लीजिए, जैसे ऋण के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, जैसे ऋण के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त होगा, सरकार लोन लेगी, ऋण लेगी, उसके माध्यम से पैसा प्राप्त होगा। और दूसरा, टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। तीसरा आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश के माध्यम से क्या होता है, सरकार को पैसा प्राप्त होता है। और भी कई स्रोत हैं जहां से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। अब यदि हम बात करें सरकार खर्च किस प्रकार करती है, कहां कहां खर्च करती है, तो सरकार खर्च करती है कई विभागों में खर्च करती है। जैसे राजस्व में खर्च करेगी, जो सरकार है वह राजस्व में खर्च करेगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी, यानी कि विनिर्माण में खर्च करेगी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि विनिर्माण में सरकार खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी। और शिक्षा में खर्च करेगी, शिक्षा में खर्च करती है। और भी कई विभाग हैं या और भी कई सोर्स हैं जहां पर क्या करती है, सरकार पैसा खर्च करती है। जैसे डिफेंस पे खर्च करती है, स्वास्थ्य पे खर्च करती है। तो बजट के अंतर्गत इन सब चीजों को सम्मिलित किया जाता है। अब यदि हम बात करें कि बजट की परिभाषा क्या होगी, तो यहाँ से बजट की जो परिभाषा हो जाती है वह हो जाती है, बजट का अर्थ वार्षिक वित्तीय विवरण से है, जिसमें सरकार अपने आगामी वर्ष के आय व्यय को दर्शाती है। क्या बजट का अर्थ वार्षिक वित्तीय विवरण से है, जिसमें सरकार अपने आगामी वर्ष के आय व्यय को दर्शाती है। क्या बजट का अर्थ वार्षिक वित्तीय विवरण से है, जिसमें सरकार अपने आगामी वर्ष के आय व्यय को दर्शाती है। इसमें बात की गई आगामी वर्ष की, यानी कि आने वाले वर्ष के आय व्यय को दर्शाती है। बजट क्या होता है, बजट जो होता है वह पिछले वित्तीय वर्ष में ही तैयार कर लिया जाता है और इसको जो लागू किया जाता है वह अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाता है। बजट की प्रस्तुति पिछले वित्तीय वर्ष में की जाती है और बजट को जो लागू किया जाता है वह अगले वित्तीय वर्ष में लागू किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2021 का जो बजट प्रस्तुत किया गया, 2021 का जो बजट प्रस्तुत किया गया, तो 2021 का जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है। 2021 का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, किंतु बजट
पिछले वित्तीय वर्ष 2020 के वित्तीय वर्ष में क्या कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया। क्योंकि ये जो फरवरी में प्रस्तुत किया गया बजट, तो जो फरवरी थी वह क्या थी, 2020 के वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आ रही थी। तो क्या बजट का अर्थ वार्षिक वित्तीय विवरण से है, जिसमें सरकार अपने आगामी वर्ष के आय व्यय को दर्शाती है, यानी कि आने वाले अगले वित्तीय वर्ष के आय व्यय को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं आगे। अब क्या होता है, 2017 में बजट में कुछ बदलाव किए गए थे, उनकी बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं। बजट 2017 में किए गए बदलाव। क्या बजट 2017 में किए गए बदलाव। बजट 2017 में कौन कौन से बदलाव किए गए, बजट 2017 में कौन कौन से बदलाव किए गए। तो पहला बदलाव किया गया कि बजट को एक माह पूर्व प्रस्तुत किया गया। 2017 से पहले बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2017 में इसे पहली बार 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। तो पहला बदलाव क्या था, पहला बदलाव इसमें किया गया, बजट एक माह पूर्व प्रस्तुत किया गया। बजट एक माह पूर्व प्रस्तुत किया गया। पहले जो बजट था 2017 से पहले ये बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था। 28 फरवरी को प्रस्तुत होता था, लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। 2017 से बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे बात करें तो दूसरा इसमें बदलाव किया गया, रेल बजट को आम बजट के साथ विलय किया गया। क्या दूसरी इसमें बात आती है, दूसरा बदलाव किया गया कि रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। क्या रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। क्या रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया। 1924 के पूर्व रेल बजट और आम बजट साथ साथ प्रस्तुत किए जाते थे, किंतु क्या हुआ, 1924 ईस्वी में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर, या ये कहें कि एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो नोट डाल के इसको लिख लीजिएगा। नोट 1924 ईस्वी में एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। क्या 1924 के पूर्व रेल बजट और आम बजट साथ साथ प्रस्तुत होते थे, लेकिन 1924 ईस्वी में एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अब इसमें तीसरी बात आती है, तीसरा इसमें बदलाव किया गया कि नियोजित और गैर नियोजित प्रकार का वर्गीकरण क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या
नियोजित तथा गैर नियोजित, नियोजित तथा गैर नियोजित प्रकार का वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया। क्या? तीसरी बात आई, नियोजित तथा गैर नियोजित प्रकार के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। इसे अभी हम आगे समझेंगे, नियोजित और गैर नियोजित प्रकार का वर्गीकरण क्या होता है। अब ये जो बजट है, बजट को दो भागों में बांटा गया। क्या? बजट को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? तो पहला रेवेन्यू बजट और अकाउंट। क्या? रेवेन्यू बजट और अकाउंट, रेवेन्यू बजट और अकाउंट यानी कि राजस्व बजट या खाता। क्या? राजस्व बजट या खाता। और दूसरा कैपिटल बजट और अकाउंट। क्या? कैपिटल बजट और अकाउंट यानी कि पूंजी बजट या खाता, पूंजी बजट या खाता। और जो राजस्व बजट है यानी कि जो रेवेन्यू बजट है, रेवेन्यू बजट रेगुलर एंड नॉन डेवलपमेंटल होता है। क्या? रेवेन्यू बजट रेगुलर एंड नॉन डेवलपमेंटल होता है, नॉन डेवलपमेंटल होता है। क्या? रेवेन्यू बजट रेगुलर एंड नॉन डेवलपमेंटल होता है यानी कि निरंतर एवं गैर विकासात्मक होता है। कैसा? निरंतर एवं गैर विकासात्मक होता है, गैर विकासात्मक। जो राजस्व बजट है वह रेगुलर एंड नॉन डेवलपमेंटल यानी कि निरंतर एवं गैर विकासात्मक होता है। और वहीं जो पूंजी बजट है, पूंजी बजट नॉन रेगुलर एंड डेवलपमेंटल होता है। पूंजी बजट नॉन रेगुलर एंड डेवलपमेंटल होता है, डेवलपमेंटल होता है। क्या? जो पूंजी बजट है वह नॉन रेगुलर एंड डेवलपमेंटल होता है यानी कि गैर निरंतर एवं विकासात्मक होता है। क्या? गैर निरंतर एवं विकासात्मक होता है। जो पूंजी बजट है वह नॉन रेगुलर एंड डेवलपमेंटल होता है यानी कि गैर निरंतर एवं विकासात्मक होता है। अब क्या हुआ, जो राजस्व बजट है, जो रेवेन्यू बजट है या रेवेन्यू अकाउंट है, उसे दो भागों में बांट दिया गया। राजस्व बजट को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? तो पहला राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स। क्या? पहला राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स। पहला राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स। और दूसरा राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है, जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू रिसीट्स है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। इसे भी क्या किया गया? दो भागों में बांट दिया गया। राजस्व प्राप्तियां
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, पहला क्या है? टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। जो राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसे दो भागों में बांटा गया। पहला टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि कर राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। इसी प्रकार क्या हुआ, जो राजस्व व्यय को भी दो भागों में बांटा गया। राजस्व व्यय को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? तो पहला प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि नियोजित राजस्व व्यय। क्या? नियोजित राजस्व व्यय। और दूसरा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि गैर नियोजित व्यय। इसी प्रकार क्या होता है, जो पूंजी बजट है, कैपिटल बजट और अकाउंट है, पूंजी बजट या खाता है, इसे भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? तो पहला कैपिटल रिसिप्ट यानी कि पूंजी प्राप्तियां, और दूसरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय। अब क्या होता है, ये जो कैपिटल रिसिप्ट है यानी कि पूंजी प्राप्तियां हैं, पूंजी प्राप्तियों को पुनः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? इसकी चर्चा कर लेते हैं। पूंजी प्राप्तियों को दो भागों में बांटा गया। पहला डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्या? डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी कि ऋण पूंजी प्राप्तियां। क्या? ऋण पूंजी प्राप्तियां। और दूसरा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। क्या? नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी कि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। पहला डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी कि ऋण पूंजी प्राप्तियां, दूसरा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट यानी कि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। इसी प्रकार क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? तो इसमें पहला हो जाता है प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या? प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नियोजित पूंजी व्यय। और दूसरा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर
प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि गैर नियोजित पूंजी व्यय, गैर नियोजित पूंजी व्यय। बजट को कितने भागों में बांटा गया? बजट को 2 भागों में बांटा गया। पहला रेवेन्यू बजट और अकाउंट यानी कि राजस्व बजट या खाता, और दूसरा कैपिटल बजट और अकाउंट यानी कि पूंजी बजट या खाता। जो राजस्व बजट होता है वह रेगुलर एंड नॉन डेवलपमेंटल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि निरंतर एवं गैर विकासात्मक प्रवृत्ति का होता है। और जो कैपिटल बजट होता है, जो पूंजी बजट होता है, वह नॉन रेगुलर एंड डेवलपमेंटल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि गैर निरंतर एवं विकासात्मक प्रवृत्ति का होता है। अब राजस्व बजट को 2 भागों में बांटा गया। पहला राजस्व प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स, और दूसरा राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी प्रकार क्या हुआ, जो राजस्व प्राप्तियां हैं पुनः उन्हें 2 भागों में बांटा गया। पहला टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि कर राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि गैर कर राजस्व प्राप्तियां। और राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि नियोजित राजस्व व्यय और गैर नियोजित राजस्व व्यय। अब पूंजी बजट या कैपिटल बजट को भी क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि पूंजी प्राप्तियां, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय। अब कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि पूंजी प्राप्तियों को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि ऋण पूंजी प्राप्तियां, और दूसरा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट्स यानी कि गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां। और पूंजी व्यय को पुनः 2 भागों में बांटा गया। पहला प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि नियोजित पूंजी व्यय, और दूसरा नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि गैर नियोजित पूंजी व्यय। ये जो बजट का वर्गीकरण है वह नियोजित और गैर नियोजित वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, और इसे क्या किया गया था, 2017 में समाप्त कर दिया गया था। इसे 2017 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू बजट और अकाउंट यानी कि राजस्व बजट या खाता की। क्या रेवेन्यू बजट और अकाउंट बजट या खाता। तो राजस्व बजट या खाता को 2 भागों में बांटा गया। पहला रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि सार्वजनिक प्राप्तियां, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। क्या राजस्व बजट या खाता को 2 भागों में बांटा गया। पहला रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। क्या इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। और राजस्व प्राप्तियों को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला कर राजस्व
राजस्व प्राप्तियां यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा गैर कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां यानी कि नॉन रेवेन्यू रिसीट्स। ये जो कर प्राप्तियां होती हैं यानी कि जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स होता है, इसमें सभी प्रकार के कर सम्मिलित होते हैं। क्या? सभी प्रकार के कर यानी कि ऑल टैक्सेस कर राजस्व प्राप्तियों में ऑल टैक्सेस यानी कि सभी प्रकार के कर सम्मिलित होते हैं। अब हम बात करें गैर कर राजस्व प्राप्तियां कौन कौन सी होंगी, तो गैर कर राजस्व प्राप्तियों में पहली बात आ जाती है इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन। क्या? इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन यानी कि ऋण पर प्राप्त ब्याज। क्या? ऋण पर प्राप्त ब्याज। और दूसरी बात इसमें आ जाती है इनकम फ्रॉम PSU। क्या? इनकम फ्रॉम PSU यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों से या सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय। क्या? इनकम फ्रॉम PSU यानी कि सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय। क्या? सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय, सार्वजनिक उद्यमों से प्राप्त आय। और तीसरा इसमें हो जाता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स यानी कि उपहार और अनुदान से जो आय प्राप्त होती है। क्या? गिफ्ट एंड ग्रांट यानी कि उपहार और अनुदान से जो आय प्राप्त होती है वो गैर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित होती है। चौथी बात करें तो चौथी बात इसमें आती है फीस यानी कि फी, फाइन एंड लाइसेंस से प्राप्त जो आय होती है। क्या? फी, फाइन, लाइसेंस यानी कि शुल्क, दंड शुल्क तथा लाइसेंस से प्राप्त आय। शुल्क, दंड शुल्क तथा लाइसेंस से प्राप्त आय। और अगली बात इसमें आती है पांचवी बात एस्चीट। और एस्चीट का अर्थ क्या होता है या एस्चीट का मतलब क्या होता है? एस्चीट का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। क्या? ऐसी संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। ऐसी संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। यहां से जो आय प्राप्त होती है वह गैर राजस्व या गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय की। सरकार खर्च कहां करती है? सरकार
खर्च कहाँ कहाँ करती है, तो सबसे पहले बात आ जाती है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन यानी कि ऋण का ब्याज भुगतान। क्या पहली बात आती है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन। इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन यानी कि ऋण का ब्याज भुगतान। ऋण का ब्याज भुगतान। और दूसरी बात इसमें आती है, दूसरा कहाँ खर्चा करेंगे, तो सरकार सब्सिडी, स्कॉलरशिप और पेंशन में खर्च करती है। कहाँ पर, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन। सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन यानी कि सब्सिडी पे खर्च करेगी। और कहाँ खर्च करेगी, छात्रवृत्ति पे खर्च करेगी। छात्रवृत्ति और पेंशन पे सरकार सब्सिडी में खर्च करती है, छात्रवृत्ति में खर्च करती है, पेंशन में खर्च करती है। तीसरी बात आती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पे खर्च करती है। क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा योजनाओं पर व्यय। सार्वजनिक सुरक्षा योजनाओं पर व्यय। और इसमें चौथी बात आ जाती है, अब कहाँ खर्च करेगी, तो सैलरी पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कहाँ पर, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके पेमेंट में खर्च करेगी। क्या, किसमें खर्च करेगी, सैलरी पेमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सैलरी पेमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। क्या, सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान। सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। अगली बात करें 5वें नंबर में, तो सरकार और कहाँ खर्च करेगी, मेंटेनेंस ऑफ एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या, मेंटेनेंस ऑफ एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मौजूदा आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत पर खर्च करेगी। क्या, मौजूदा आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत पर खर्च। तो सरकार खर्च कहाँ कहाँ करेगी, ये है। अब हम आगे बात करें। अब यदि हम बात करें तो क्या है, जो रेवेन्यू बजट है या रेवेन्यू अकाउंट है, यानी कि राजस्व बजट या राजस्व खाता है, इसे दो भागों में बांटा गया। पहला रेवेन्यू रिसीप्ट यानी कि राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय। अब क्या है, जो राजस्व प्राप्तियां हैं
उसे भी दो भागों में बांटा गया। पहला कर राजस्व प्राप्तियां, जिसमें कि सभी प्रकार के कर आते हैं। ऑल टैक्सेस कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत रखे जाते हैं, यानी कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। और दूसरा गैर राजस्व प्राप्तियां, और गैर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन, ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है। और दूसरी इनकम फ्रॉम PSU, यानी कि सार्वजनिक उद्यमों से जो आय प्राप्त होती है वह गैर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तीसरा गिफ्ट एंड ग्रांट, यानी कि जो उपहार और अनुदान जो प्राप्त होता है, उपहार और अनुदान जो प्राप्त होता है वह गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। फी, फाइन, लाइसेंस यानी शुल्क, दंड शुल्क तथा लाइसेंस से प्राप्त जो आय होती है उसे गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब एस्टेट का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। यहाँ से जो आय प्राप्त होती है वह गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय की। सरकार खर्च कहाँ कहाँ करेगी? तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन, यानी कि ऋण का जो ब्याज है, ब्याज के भुगतान में खर्च करेगी। दूसरा सब्सिडी, स्कॉलरशिप और पेंशन पर खर्च करेगी, यानी कि सब्सिडी, छात्रवृत्ति और पेंशन पर खर्च करेगी। तीसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर खर्च करेगी, यानी कि सार्वजनिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च करेगी। चौथा सैलरी पेमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है, वेतन के भुगतान पे सरकार खर्च करेगी। पांचवा मेंटेनेंस ऑफ एक्साइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मौजूदा आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत पर सरकार खर्च करेगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।